पर है, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी 620 प्लस हो चुका है, 625 हो रहे हैं अराउंड। आप लोग हो ना इस साइड पे, ये मैं अकेली बातें कर रहा हूँ? यहीं से हैं। हमजा है। ओके, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द विंड। तो हमने बेसिकली विंड की जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो हमने स्टडी की थी कि विंड है क्या, विंड के डिफरेंट टर्बाइंस वगैरह कैसे एडवांटेज है, कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको वाइंड अप करेंगे अपने कोर्स आउटलाइन के हिसाब से क्योंकि कोर्स आउटलाइन इतने खास नहीं है, इसमें काफी कम है कोर्स आउटलाइन है। तो इन एनी केस इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स अदर देन दिस कोर्स आउटलाइन यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन लाइक बगैर किसी हिचकिचाहट के आप मुझसे बात कर सकते हो। वी विल डिस्कस कि अगर कोई इशू आता है तो। ओके नाउ अब हो गया। आगे आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस। ओके, अच्छा इसमें एक दो स्लाइड्स हैं, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, जैसे शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। विंड टर्बाइन विद रेटेड पावर ऑफ 2.5 मेगावाट हैज अ सीपी वैल्यू ऑफ 0.35। At what wind speed is this rated power obtained if the rotor diameter is 70 मीटर? Now अगर इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास क्या एक सिंपल से विंड टर्बाइन है, इसको हमने करना क्या है कि हमें इसका चेक करना है कि अगर हमें बेसिकली पावर आउटपुट चाहिए 2.5 मेगावाट की रेटेड पावर, 2.5 मेगावाट रेटेड पावर है एंड सीपी की वैल्यू दी हुई है 0.35। सो इट्स मीन कि जो आपकी जो एक्चुअल पावर, सॉरी जो पी मैक्सिमम का हमारा फॉर्मूला है हाफ रो ए वी क्यूब, तो उसमें जो पी मैक्सिमम है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सिंपली 2.5 टाइम्स, सॉरी डिवाइड बाय 0.35 होगा, मींस वो इस 2.5 मेगावाट से ज्यादा होनी चाहिए, ये रेटेड पावर है। या फिर अगर हम बेसिक फॉर्मूला को जो कि हमारे पास था पी इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब, उसको तो मल्टीप्लाई कर दे सीपी से तो हम एक्चुअल पावर निकाल सकते हैं। तो हम बेसिकली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पी इज इक्वल टू रो हाफ रो ए वी क्यूब टाइम्स सीपी। तो अगर सीपी मल्टीप्लाई हुआ है तो जो पी होगा वो आपका पी एक्चुअल होगा, जो कि इस वक्त गिवन है हमारे क्वेश्चन में 2.5 मेगावाट, और सीपी की वैल्यू दी हुई है आपको 0.35। तो इक्वेशन सिंपल सी हुई आपके पास पी इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब टाइम्स सीपी। नाउ आपको हाफ की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता है, नॉर्मली रो की वैल्यू हम 1.22 यूज करेंगे या 1.225 तक हम, सॉरी 1.25 तक हम जा सकते हैं, 1.2 से लेकर 1.25 तक। तो मैं अभी फिलहाल 1.22 यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगली एक दो स्लाइड के बाद बताऊंगा कि हमने करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 1.22 को फिलहाल लेके चल रहे हैं डेंसिटी की वैल्यू। देन एरिया, एरिया के लिए आपके पास ऑलरेडी डायमीटर गिवन है विच इज हमें बेसिकली दो पार्ट सॉल्व करने हैं। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव द डायमीटर ऑफ 70 मीटर, so we can easily calculate the area. So area will be pi by 4 d square, या फिर आप डायमीटर से रेडियस निकाल लें, and then you can use the formula pi area is equal to pi r square. So diameter given है, the direct area will be pi by 4 d square. आपको रो पता है, एरिया पता है, वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं है, सीपी की वैल्यू पता है और पावर की वैल्यू पता है। तो आपको सिंपल सी जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद आपने उसको सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपके पास है मैक्सिमम पावर के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखें, ये सिंपल इक्वेशन को रीअरेंज किया है। तो P इज बेसिकली पाई, और बेसिकली वो सॉल्व किया है। Sorry, आपको पता है कि एरिया आपके पास है वो ये है, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो आपने यहाँ अगर एरिया की वैल्यू पाई बाय 4 डी स्क्वायर रखोगे तो पाई बाय 4, तो 4 एंड दिस 2 विल बी, when you multiply 4 times 2 it will be 8. So equation will be like this one times Cp। तो इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये सब कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस फॉर्म में, इस तरह। तो 8p अपॉन पाई रो डी स्क्वायर एंड देन वी हैव क्यूब रूट, क्योंकि ये ऑलरेडी वेलोसिटी का क्यूब था तो क्यूब रूट के साथ आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी यूज की है 1.2,
1.2 से लेके 1.2 बेसिकली 1.20 से लेके 1.25 तक हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने सिंपल इनपे वैल्यू पुट किया 8 टाइम्स, अच्छा ये देखो पी की जगह मैंने 6.25 यूज किया बिकॉज ये पी रेटेड वाला नहीं है, मैक्सिमम वाला, और मैक्सिमम वाला जो पी आएगा वो सिंपल पी डिवाइड बाय सीपी के साथ आएगा। तो 6.25 आपके पास पी मैक्सिमम होगा। तो वैल्यू पुट की तो इक्वेशन हमारे पास कुछ बन गई इन टर्म ऑफ डी स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने डी की वैल्यू नहीं पुट की। अब डी कौन सा होगा, तो हमारे पास दो डिफरेंट केसेस है। अगर डी मेरे पास 70 है तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 13.94, और अगर मेरे पास डी की वैल्यू 80 है तो मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा। आपको देख लो आपका एरिया 70 था, सॉरी डायमीटर 70 था, तो एरिया कम था, तो आपको ज्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट थी टू गेट द सेम पावर। इन बोथ केसेस पावर सेम है, लेकिन जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो आपको फिर एरिया बेशक आप सॉरी एरिया जैसे आप बढ़ा रहे हो 70 से 80 मीटर पे चले गए डायमीटर पे, तो फिर आपको कम वेलोसिटी पे भी हाई पावर मिल जाएगी। तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर सॉरी पावर इंक्रीज होगी विंड टर्बाइन के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल से केस था, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बोल दिया करो अगर प्रॉब्लम है तो। वो तो नो प्रॉब्लम। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक्शन। अभी मैंने आपको कहा हम बेसिकली 1.2 1.22 1.225 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली यूज करना क्या है, यूज जो करना है वो हमारे पास है, हमें बेसिकली जब लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि डेंसिटी जो है वो प्रेशर चेंज करने से भी बट चेंज होती है, क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर चेंज करने से भी डेंसिटी की वैल्यू में वेरिएशन आ सकती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी कम हो जाती है, प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी वेरी कर जाती है। तो हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है जो हम कहते हैं कि हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस हो एंड 1 एटमॉस्फेयर हो। 15 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर का हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू आती है, एयर डेंसिटी की वैल्यू आती है, वो आती है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम बेसिकली इसी 1.225 को रेफरेंस लेते हैं, और इसकी मदद से फिर अगर टेम्परेचर 15 से ज़्यादा हो जाए या प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो हमारे पास फिर डेंसिटी की वैल्यू वेरी कर जाती है। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास अगर टेम्परेचर और प्रेशर 15 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर के अलावा कुछ चेंज होगा, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये जी यहाँ पे डेंसिटी इज बेसिकली इक्वल टू 1.225 टाइम्स के टी टाइम्स के ए। अब यहाँ हमारे पास करेक्शन फैक्टर फॉर टेम्परेचर इज के टी एंड वी हैव द करेक्शन फैक्टर फॉर एल्टीट्यूड विच इज के ए बेसिकली प्रेशर की टर्म में है कि प्रेशर चेंज कितना हो रहा है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए 1.225 टाइम्स के टी टाइम्स के ए हम न्यू डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे और फिर हमसे पावर निकाल सकते हैं। अब इसमें मसला है के टी क्या और के ए क्या है। तो के टी जो है वो करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर को फाइंड आउट कैसे किया जाए टेम्परेचर का, या करेक्शन फैक्टर प्रेशर का कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इसमें याद रखना कि दोनों के लिए टेबल्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको टेबल ना भी हो तो करेक्शन फैक्टर फॉर अल्टीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर फॉर अल्टीट्यूड, सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है कि अगर जो प्रेशर वेरिएशन होती है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आ जाता है कि पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्सपोनेंट पावर 1.185 एक्सपोनेंट -4 टाइम्स एच। अब एच मीन्स कि आपके पास जो रेफरेंस प्रेशर था उस हाइट से लेके आप किस हाइट पे जा रहे हो और उसके अगेंस्ट का प्रेशर कितना है। बेसिकली जब आप हाइट चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा। तो एच इज बेसिकली दी हाइट बिटवीन न्यू प्रेशर एंड दी ओरिजिनल प्रेशर, जो कि वो पी अपॉन पी नॉट है। पी नॉट मीन्स आपका जो ओरिजिनल या रेफरेंस प्रेशर है। तो बेसिकली आपको जो के ए है वो पी अपॉन पी नॉट है। तो पी अपॉन पी नॉट है, और के टी का भी आपके पास एक फॉर्मूला। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम टेबल यूज करते हैं जो इसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास जो टेबल है इसमें से हम के टी निकाल सकते हैं, डेंसिटी रेशियो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर।
तो अगर आप 15 डिग्री का देखो, 15 डिग्री का, तो इसमें आपको के टी की वैल्यू आपको 1 नजर आएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर 15 से कम होगा, के टी की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी कम होती है। इसीलिए आप देखें तो आपके पास ये के टी की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमें के टी की वैल्यू यहाँ से चेक करनी है। हमारे पास के ए की वैल्यू वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। के के टेबल में आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है इन मीटर्स एज वेल एज इन फीट एज वेल। तो मीटर में भी है, फीट में भी है, और उसके अगेंस्ट में के ए की वैल्यू भी यहाँ गिवन है। तो क्या देख ले, जीरो हाइट पे सी लेवल पे बस के ए की वैल्यू 1 है। तो अगर हम सी लेवल पे हैं तो हमारे के टी भी 1 हो जाएगा। अगर 15 डिग्री है तो के टी भी 1 हो जाएगा, और के ए भी 1 हो जाएगा अगर हम सी लेवल पे हैं। अगर 15 डिग्री है तो के टी 1 हो गया, अगर सी लेवल पे है तो हमारा के ए 1 हो गया। तो हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी सी लेवल पे आ जाएगी 1.225, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.225। और वो डेंसिटी की वैल्यू जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे चेंज होगी। अच्छा, इस टेबल में अगर आप देखें तो आपके पास ये टू 2200 डिग्री तक की वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इन केस इससे ज़्यादा की वैल्यू आपके पास आ जाए क्वेश्चन में, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ये वाला, P upon P naught is equal to exponent minus 1.185 exponent minus 4 टाइम्स एच। इस फॉर्मूला को यूज करके फिर हम के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पूछा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हाइट पे जाने से हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू में वेरिएशन आई है, लेकिन साथ साथ हमारे पास जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वेलोसिटी में भी वेरिएशन आएगी। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि हमारे पास वेलोसिटी में भी वेरिएशन आएगी अगर हम हाइट को चेंज करें। तो हमारे पास सिंपल वी अपॉन वी रेफरेंस इज इक्वल टू एच अपॉन एच रेफरेंस पावर अल्फा, या समटाइम्स आपके पास लास्ट लेक्चर में ये एन के साथ शो हुई हुई थी। तो जो हमारा कोफिशिएंट है, जो इंडेक्स नंबर है, ये हमारे पास अल्फा या फिर एन के साथ शो होता है। अब जो अल्फा या एन की वैल्यू है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि वो टेरन कैसा, आपका सराउंडिंग, टर्बाइन के सराउंडिंग का एरिया कैसा है, इसकी बेस पे आपको अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज गिवन होती हैं। और आप अल्फा की वैल्यू यूज करके वेलोसिटी न्यू हाइट पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास एक रेफरेंस वेलोसिटी गिवन हो तो। सेम इस तरह हमारे पास अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पावर जो है वो भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी में अगर आप देखें तो एच अपन एच रेफरेंस पावर अल्फा है, तो पावर में आपके पास ये पी अपन पी रेफरेंस इज इक्वल टू एच अपन एच रेफरेंस, एंड देन वी हैव द पावर ऑफ 3 अल्फा। क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो वेलोसिटी के क्यूब के साथ है, इसलिए पावर एच के साथ भी 3 अल्फा की फॉर्म में आएगी। तो हमारे पास प्रेशर, सॉरी, पावर जो है वो हाइट इंक्रीज करने से इस फार्मूला के साथ हम उसको चेक कर सकते हैं कितने प्रेशर, सॉरी, पावर में कितना आपके पास इंक्रीमेंट आएगा। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज है। तो हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ अदाना होगी, स्टार्ट होगी, और टाइम हो रहा है हमारे पास 6:40 हो रहे हैं। प्लीज 7 बजे दोबारा से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आज इस टॉपिक को खत्म करना है, और पता नहीं लाइट किस टाइम पे चली जाए। तो प्लीज 7 बजे दोबारा वापस आ जाइएगा। इज फाइन? दोबारा चलो ठीक है, 7 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर।
diameter is given, while the efficiency is already given. The efficiency is 30%. You have to find, I think, sorry. है तो आपके पास पावर का हो जाएगी P is equal to A B Q times और या फिर एफिशिएंसी। अब तो एफिशिएंसी का वर्ड यूज करके सीपी और एफिशिएंसी आपके पास सेम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी का वर्ड यूज करके यार फर्स्ट वाला साथ देखा था वो 1 पॉजिटिव प्रेशर दिया हुआ और 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ऐसा मतलब डेंसिटी आपके पास 1.225 होगी। डेंसिटी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। कितनी वैल्यू आ गई? सर मैं तो अभी आया हूँ। आप तो अभी आए, बाकी यहीं पे है ना। सर वो क्लासेस का वो यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, ऑनलाइन ही होगी ना मेरी क्लासेस? कर रहे हो अभी तो फिलहाल ऑनलाइन है। हेलो जी सर, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, अभी क्लासेस ऑनलाइन ही है। एक मिनट है, इसका क्लासेस अभी जो क्लासेस है वो अभी तक ऑनलाइन ही चलेंगी। वेरीफाई करो। ओके सर। अभी इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है आपको पावर निकालनी है। एंड फॉर पावर फॉर्मूला आपका सिंपल सा है, जो भी लास्ट क्वेश्चन में किया था। हाफ रो ए बी क्यूब, जो कि मैक्सिमम पावर है, और उसको सीपी से मल्टीप्लाई कर दो या एफिशिएंसी का वर्ड यूज करके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें एफिशिएंसी दी हुई है। एफिशिएंसी एक टाइप की सीपी की वैल्यू दी है जो कि 30% है। अगर हाफ रो की वैल्यू आपके पास आ गई 1.225। अब मसला कि एरिया की वैल्यू कितनी होगी, तो एरिया के लिए आपको डायमीटर दिया हुआ है। रोटर डायमीटर, रोटर 20 मीटर इन डायमीटर। तो 20 मीटर का डायमीटर तो गिवन है, तो आप एरिया निकाल सकते हो पाई/4 डी स्क्वायर से। पाई/4 डी स्क्वायर से आपने एरिया निकाल लिया। देन यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड देखो आपको गिवन है सेकंड लाइन में। ये रही वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड में। सब कुछ गिवन है, आपने सिंपल सी इक्वेशन यूज करनी है और आपको पावर मिल जाएगी, जो कि यहाँ गिवन है। ये देखो, यहाँ नजर आ रही है P इज इक्वल टू एफिशिएंसी टाइम की P, एफिशिएंसी टाइम हाफ रो ए बी क्यूब। efficiency is 0.3, then half, then this is the density value, ये पाई/4 b स्क्वायर और फिर velocity का क्यूब। तो अगर पावर आ गई तकरीबन 57.73। तो अगर पावर आ गई 57.73 किलोवाट। सिंपल सी इक्वेशन है। विंड टर्बाइन के अंदर इक्वेशन बहुत ही आसान है। सिंपल सी इक्वेशन है, आपने आराम से इसका आंसर निकाल लेना है। सेकंड पार्ट में अगर आप देखो, तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है एस्टिमेट द एयर डेंसिटी, estimate the air density on a 2500 meter mountain top at 10 degree Celsius. At 10 degree Celsius, अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो आपके पास क्या हो रहा है? एक तो टेम्परेचर कम हो गया 15 से, दूसरा आपको एक हाइट दी हुई है 2500 की। 2500 की हाइट दी हुई है। उसके बाद आप हाइट पे जा रहे हो, सी लेवल से जा रहे हो, तो आपको बेसिकली डेंसिटी का जो इक्वेशन है, जो भी लास्ट 2-3 स्लाइड पर दिखाई है, डेंसिटी सिंपली 1.225 टाइम्स KT टाइम्स KA। आपको KT और KA फाइंड आउट करना है पहले, और फिर इसको 1.225 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको नई डेंसिटी मालूम हो जाए 2500 मीटर के ऊपर। तो आपके पास कैसे फाइंड आउट होगी? सिंपल, आप गए
ये आपके पास KT और KA का टेबल है। सबसे पहले हमने KT देख लिया, KT कितना है, तो KT आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री ये रहा। 10 डिग्री पे KT की वैल्यू आ रही है 1.02। अब देख लो 15 से कम हुई टेम्परेचर, डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो गई, तो 1.02 मीन्स कि आप बेसिकली डेंसिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो 1.02 KT की वैल्यू आ गई। और KA के लिए आपको ये यूज करना है सी लेवल, और ये तकरीबन मैक्सिमम टेम्परेचर नजर आ रहा है, ये तकरीबन 2200 तक है। अब प्रॉब्लम ये है कि 2200 तक अगर टेबल है और हमारे पास वैल्यू है 2500 की, तो फिर मैंने आपको कहा था कि अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा आ जाए देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर के ए का फॉर्मूला आपको बस यहाँ गिवन है, ये वाला के ए इज सिंपली पी अपॉन पी नॉट इज बेसिकली इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये बेसिकली ई की पावर जो होती है एक्सपोनेंट ऑफ -1.185 10 पावर -4, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द एच। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है के ए निकालने के लिए। तो यूज करते हुए आपने, सॉरी कुछ बोल रहे हो नवीद, आपका माइक ऑन है। जी सर, बंद कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, तो अब करना क्या है, आपने सिंपल ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, आपने किया केटी की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, यहाँ जो केटी की वैल्यू दी हुई है ये 1.018 दी गई है, इन्होंने पूरे टेबल से निकाली हुई है। नॉर्मल ये कौन का टेबल है, ये फॉर्मूले से निकाली हुई है, ये वाली फॉर्मूला से निकली हुई है। केटी डायरेक्ट वैल्यू 1.018, तो 1.02 टेबल में दी गई है, तो 1.02 डायरेक्ट यूज करो। लेकिन क्योंकि अगर के ए की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो के ए के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, के ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ दिस वन। तो ये आप जैसे सॉल्व करोगे तो ये बस ये के ए की वैल्यू आ जाएगी। तो के ए की वैल्यू बस यहाँ आ रही है 0.743, 0.743, और ये बस आ गई के टी की वैल्यू। तो सिंपल इसको यहाँ पे डेंसिटी 1.225 टाइम्स के टी टाइम्स के ए का फॉर्मूला यूज किया, 1.225 के टी की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू पुट की, तो ये आंसर आ गया। न्यू डेंसिटी आपके पास आ गई 0.927। 1.225 से डेंसिटी जो है वो कम हो गया, आपके पास 0.927 हो चुकी है। आपकी डेंसिटी चेंज हुई है तो पावर भी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट पार्ट में ही पूछा गया है, estimate the power the turbine would produce on that mountain with the same wind speed assuming the efficiency is not affected by air density। तो हमें सब कुछ डेटा ऊपर वाला यूज करना है, लेकिन डेंसिटी की वैल्यू चेंज करके आपको दोबारा पावर निकालनी है। तो ये दोबारा पावर निकल गई, तो पावर जब दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने यही फॉर्मूला यूज करना है जो फर्स्ट वाले पार्ट में है, एफिशिएंसी टाइम हाफ रो ए बी क्यूब। लेकिन आपको जो डेंसिटी है वो आपको आप यूज करनी है ये वाली 0.927 वाली, आपको एफिशिएंसी न्यू वाली यूज करनी है 0.927 वाली। इस केस में आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आ रहा है 43.7 किलो वॉट, 43.7 किलो वॉट। अब क्योंकि अभी इस वाले केस में हमने हाइट पे गए तो वेलोसिटी हमने चेंज नहीं की, हमने वेलोसिटी का इफेक्ट पे चेक नहीं किया, तो इसलिए देख रहा है डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो हमारा वेलोसिटी बेसिकली चेंज हो जानी चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो फिलहाल हमने वेलोसिटी का इफेक्ट इस पे चेक नहीं किया था, सिर्फ डेंसिटी के रिस्पेक्ट से चेक किया है। क्लियर है बात? यस सर। ओके, नाउ यस सर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक एनोमीटर माउंट किया गया एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। जैसे ये दिया हुआ, ये ग्राउंड है हमारे पास, तो 10 मीटर की हाइट पे आपको एक यहाँ पे एनोमीटर सेट कर दिया गया। एनोमीटर बेसिकली क्या करेगा, वेलोसिटी की वैल्यू को चेक कर लेगा एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव अ सरफेस विद क्रॉप्स एंड हेजेस। अब देखो ये आपके पास एक तरह का टेरेन की वो करेक्टरिस्टिक दिखा दी कि वहां पे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो ग्राउंड है, वो कैसा है। तो इस बेस के ऊपर हम अल्फा की वैल्यू या एन की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, अल्फा इज 0.2। तो अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 0.2 की। नॉर्मली अगर ये वैल्यू गिवन है तो साथ में आपको एक टेबल दे दिया जाएगा,
टेबल से आपने अल्फा की वैल्यू खुद से चेक करनी, जो कि आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में दिखाया था। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप 10 मीटर पर हो तो 10 मीटर के ऊपर आपके पास वेलोसिटी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड की, और अगर आप टेम्परेचर देखो तो आपका अज्यूमिंग 15 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो डेंसिटी की वैल्यू आपने यूज करनी है 1.225। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द फॉलोइंग फॉर द विंड टरबाइन विद हब हाइट। अब हब हाइट मींस कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो 60 मीटर की है, और रोटर डायमीटर जो है वो भी 60 मीटर का है, रोटर डायमीटर भी 60 मीटर का है। रोटर डायमीटर अब 60 का तो 30 जो है रेडियस होगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ 30 हो जाएगा, नीचे की तरफ भी 30 हो जाएगा। तो अब आपको क्या चेक करना है, आपको कहा कि एस्टिमेट द विंड स्पीड एंड द स्पेसिफिक पावर। अब स्पेसिफिक पावर मींस कि विंड वॉट पर मीटर स्क्वायर, आपको एरिया नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिक पॉइंट पर चाहिए। एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट अ रोटर प्लेट रीचेस, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट अ रोटर प्लेट रीचेस। तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होगा, आपका 60 ऑलरेडी जो कि हब हाइट है, प्लस 30 मीन्स कि आपको यहाँ टिप यहाँ पहुंच रही होगी 90 पे, और लोएस्ट पॉइंट आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ 60, और देन 30 है तो ये 30 आ जाएगा। तो इसको जरा चेक करके मुझे बताओ कि यहाँ विंड स्पीड कितनी होगी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। तो इसको यूज करते हुए हमें न्यू वेलोसिटी निकालनी है 30 पे। 90 और 30 पे। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, न्यू वेलोसिटी क्या आ रही है। न्यू वेलोसिटी एट 90, सिंपल फॉर्मूला क्या है, v अपॉन v रेफरेंस इज इक्वल टू h अपॉन h रेफरेंस पावर अल्फा। तो v अपॉन v रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या है 5 मीटर पर सेकंड एट 10 मीटर, तो आपका रेफरेंस जो है वो h रेफरेंस भी दिया हुआ है और v रेफरेंस भी दिया हुआ है। सर एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जी तो आप देख लो, आपके पास v अपॉन v रेफरेंस, h अपॉन h रेफरेंस पावर अल्फा, तो आपके पास 5 10 90, और यहाँ आपका न्यू वेलोसिटी जाएगी वो आपका आई 7.759 की। मीन से अगर आप 10 मीटर की हाइट से 5 मीटर से ऊपर मूव कर 90 पे जा रहे हो, तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो चुकी है, वो 7.759 हो चुकी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर 90 मीटर के ऊपर जो पावर होगी वो क्या होगी, हाफ रो ए। अब ए यूज नहीं करना क्योंकि आपको स्पेसिफिक चाहिए, तो हाफ रो वी क्यूब। तो ये आपका हाफ रो वी क्यूब है, तो आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आपका आंसर आ गया 286। क्यों, आप सिर्फ 90 मीटर की हाइट पर चेक कर रहे हैं कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर। सेम इसका सेकंड पार्ट के अंदर इसने कहा कि आपका हाईएस्ट नहीं चेक करो बल्कि लोएस्ट पॉइंट चेक करो। तो लोएस्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा, सर वो फॉर्मूला फिर से बताएं। सॉरी दोबारा बोलो यार। सर हेलो, जी जी उमर, वो अच्छा मोहित भी बोल रहे हैं। फॉर्मूला फिर से बताएं, फॉर्मूला। v अपॉन v रेफरेंस इज इक्वल टू h अपॉन h रेफरेंस पावर अल्फा। सर ये ए क्यों नहीं यूज किया यहाँ पर, आप क्या बता रहे थे? सॉरी पावर के फॉर्मूले में हाफ रो ए वी क्यूब क्यों नहीं यूज किया? ए से यूज नहीं है, आपको एरिया चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, लेकिन अभी इसने कहा इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, मीन स्पेसिफिक उस पॉइंट के ऊपर कितनी है, एरिया तो वहां होगा नहीं, पॉइंट का तो एरिया नहीं होगा ना, तो इसलिए आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आंसर दे देगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी आ रही है आपके पास।
इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ एरिया तो नहीं है, तो स्पेसिफिक इसलिए इसने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा वॉट पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में निकालो। क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है वॉट पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में इसको आंसर निकालो। तो ये आपका सा तो ये आपके पास आ गया हाफ रो वी क्यूब, ये आ गया 0.5 टाइम्स दिस डेंसिटी एंड दिस वेलोसिटी क्यूब। तो ये आंसर आ गया। सेम इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको लोएस्ट पार्ट पे चाहिए, ये 90 पे आपका 30 होगा, 60 हाफ की हाइट माइनस 30 का रेडियस होगा, ये आपका न्यू वेलोसिटी आ गई। तो अब देखो वेलोसिटी आपके पास 30 में भी इंक्रीज हुई भी है, तो उसके अगेंस्ट हमने पावर निकाल ली, उसके अगेंस्ट हमने पावर यहाँ निकाल ली। आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई रेफरेंस पता है, उसके अगेंस्ट में वेलोसिटी पता है, तो आप किसी भी नई हार्ट पे न्यू वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सेम इस आपका जो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में से कहे कंपेयर द रेशियो ऑफ द विंड पावर एट टू एलिवेशन यूजिंग रिजल्ट ए एंड बी। मींस आप सिंपल दोनों का रेशियो चेक कर लो, जो आपका आंसर यहाँ पे है उसको इससे डिवाइड कर दो। तो पी 90 अपॉन पी आप 30 यूज कर लो, और उसको फिर जब आपका जो आंसर आ जाए उसको कंपेयर करो, एंड देन कंपेयर दैट विद द रेशियो ऑब्टेन यूजिंग द इक्वेशन फॉर इंक्रीज इन द विंड पावर विद हाइट। इंक्रीज इन द विंड पावर विद हाइट की जो इक्वेशन अभी मैंने ऊपर बताई आपको, ये वाली, ये वाली, इसको भी यूज करके चेक कर लो। तो आप यहाँ 30 यूज कर लो, एक में 90 यूज कर लो, अल्फा की वैल्यू पता है तो आपको पी अपॉन पी रेफरेंस का डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा। और आपको ऐसी ए और बी का आंसर पता है, तो ए और बी का आंसर को भी आप यूज करते हुए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो आपको ए P90 पता है, आपको P30 पता है, तो 286 डिवाइड बाई 148, 286 डिवाइड बाई 148 आपका आंसर आ गया 1.93। तो ये इन दोनों का रेशियो आ गया, डायरेक्ट आपने रेशियो निकाल लिया। और दूसरे तरीके से आपने ऐसे किया, पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल एच अपॉन एच नॉट पावर 3 अल्फा। तो 90 अपॉन 30, आपने 90 ऊपर रखा था, तो 90 अपॉन 30 पावर 3 टाइम्स अल्फा, तो आपको 1.93 आ गया। देखो 1.93 1.93 दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपको दोनों मैच कर जाएंगे 1.93 के साथ, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन यूज करो या सेपरेटली सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आ रहा होगा। देन हमारे सर पास है रोटर। ये एच नॉट जो है ये 30 क्यों रखा है यहाँ पे? 30 क्यों रखा है? एक क्वेश्चन इसका पूछेगा 30 के रिस्पेक्ट से चेक करो, ये देखो, कंपेयर द रेशियो ऑफ द विंड पावर एट द टू एलिवेशन यूजिंग रिजल्ट ए एंड बी। ए और बी वाली एलिवेशन यूज करनी है, एक 90 और एक 30 है। हाईएस्ट पॉइंट आपके पास हाफ हाइट तक 60 है, फिर आपका रेडियस जो है वो 30 का है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 90 हो गया, और लोएस्ट पॉइंट जो इस टरबाइन का है वो 60 ऑलरेडी, और माइनस 30, तो बाकी ये 30 बचा। अब अगर मैं इसको 60 को 70 कर दूं, अगर मैं 60 को 70 कर दूं, तो ये आपका जो हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है ये 40 हो जाएगा। 70 माइनस 30 का रेडियस निकालोगे तो आपको 100 हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मुझे 2-3 मिनट दे दो बस, 1 मिनट। अब स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास है रोटर। नॉर्मली हम बात करते हैं रोटर की, तो रोटर तो आपका सिंपल ब्लेड है। अब ब्लेड को जब रोटेट कर रहा है, नॉर्मली ब्लेड की बात कर रहा है, ब्लेड का जो साइज होता है वो कोई लाइक फ्यू मीटर्स नहीं होता, बल्कि अच्छा खासा इसका साइज होता है, अराउंड लाइक अभी जैसे पिछले क्वेश्चन देखा तो 30 मीटर का ऐसा रेडियस था एक रोटर का, एक ब्लेड का।
तो 30 मीटर की अगर लेंथ हो और फिर उसका अच्छा खासा वेट होता है, तो जब भी हम रोटर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास इसकी डिजाइन कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद दी स्ट्रक्चर लोडिंग, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा इसकी फटीक लोडिंग, इसकी बकलिंग और काफी दूसरे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतना काफी हैवी वेट आपने स्ट्रक्चर को माउंट करवाना है एक खास पर्टिकुलर हाइट के ऊपर। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में तकरीबन 60 मीटर की हाइट, अब हाइट के ऊपर जाके इंस्टॉल हुआ था। तो नॉर्मली अगर आप रोटर को स्लोली मूव कराओगे तो किसी किसी में पावर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि जो एयर है वो उसको स्ट्राइक किए बगैर निकल जाएगी। और अगर आप रोटर को तेजी से मूव कराने की कोशिश करोगे, अगर आप रोटर को तेजी से मूव कराओगे तो क्या होगा कि रोटर जो है वो जस्ट लाइक अ सॉलिड बॉडी जो है एक्ट करना शुरू कर देगा, जस्ट लाइक अ सॉलिड बॉडी। तो सॉलिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा तो आपके पास मैक्सिमम जो एयर है वहां स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। जब मैक्सिमम एयर स्टॉप होगी तो बेसिकली इसको रोटेट कराने के बजाय इसको पुश बैक करना शुरू कर देगी रोटर को। तो फिर हमें यहाँ एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ इसको मूव कराना है, मीन्स इसके अंदर जो इसकी रोटेशनल स्पीड है उसको हमें कंट्रोल करना है। हमें स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द रोटर को कंट्रोल करना है ताकि हमारे पास ऑप्टिमम एफिशिएंसी अचीव हो सके। हम ना तो बहुत स्लो चलाएंगे ना बहुत तेज चलाएंगे, दोनों किसी में हमारे पास नुकसान है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमें कौन सी स्पीड के ऊपर चलाना है। नॉर्मली अगर रोटर की बात करें तो रोटर तो काफी हाई, लाइक इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो ये वाला पोर्शन जो है हब पे लगा हुआ था, ये वाला पोर्शन। अब ये पूरी एयरफॉइल शेप है जिसको यूज करके हम यू बेसिकली पावर एक्सटेंड करते हैं टरबाइन से, सॉरी एयर से। तो बेसिकली हम यहाँ दोबारा वही बात करेंगे जो लास्ट टाइम की थी, कि हमारे पास एक टिप स्पीड रेशो होती है। टिप स्पीड रेशो जो है सिंपली हमारे पास रेशो था कि हमारे पास टिप के ऊपर कितनी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, जो कि अपने पास आर ओमेगा थी, डिवाइड बाय विंड की वेलोसिटी कितनी है। तो नॉर्मली जब भी आपको विंड टरबाइन से आप उसको डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो आप हमेशा उसको ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो पे डिजाइन करोगे ताकि आपके पास ऑप्टिमम या मैक्सिमम पावर आउटपुट एक्सट्रैक्ट हो सके एयर के अंदर से। सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दी मैक्सिमम पावर, तो आपके पास ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो होना चाहिए। आप मसला है कि विंड टिप स्पीड रेशियो जो है वो ऑलरेडी डिपेंड कर रहा था कि आपने टरबाइन कौन सा यूज किया हुआ है, विंड टरबाइन कौन सा यूज किया हुआ है, आपके पास एयर फॉइल का प्रोफाइल कैसा है, और उसके अलावा आपने नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने यूज किए हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आगे चल के देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो या टीएसआर क्या होना चाहिए। नॉर्मल टीएसआर की ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम देखी थी, वही स्लाइड है जो लास्ट टाइम देखी थी, कि टीएसआर इज सिंपली द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्पीड एंड द वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी। तो आर ओमेगा अपॉन वी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये जो चीज है ये वाली जो विंड वेलोसिटी है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप विंड वेलोसिटी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकोगे। विंड तो आपके पास आ रही है, नेचुरल फिनोमेना है, कभी भी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 5 मीटर पर सेकंड तो 5.5 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सर जी सर एक क्वेश्चन है। सर हम स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं अप्लाई कर सकते विंड स्पीड को प्रिडिक्ट? सर हम लोग स्टैटिस्टिकल यानी कि मेथड्स यूज करके कोई फंक्शन यानी कि बना नहीं सकते इसका वी का? वी का हमें बेसिकली वी के साथ मसला नहीं है, वी तो विंड का है। देखो विंड वेरी करेगी, विंड ने हमेशा वेरी करना ही करना है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमने कोई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर ली नॉर्मली, आगे चल के बिल्कुल एंड के ऊपर सर एक स्लाइड दिखाऊंगा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम पूरे साल का डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो कि स्टेटिस्टिकल डेटा है उनके साथ हम अज्यूम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हमारे पास रिले एस्टिमेशन है, रिले है और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम उनको यूज तो करते हैं कि हमारे पास एस्टिमेशन कितनी आएगी, लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। हम रादर क्या करते हैं, हमारे पास ये जो चीज है इसमें ये चीज है, ये वाली वेलोसिटी जो है विंड वेलोसिटी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये वेरी करेगी। और ये आर जो है इसको हम कंट्रोल कर नहीं कर सकते बार बार, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो ऑलरेडी फिक्स है। आपके पास 30 मीटर का है या 20 मीटर का ब्लेड है तो वो 30 का ही रहेगा या 20 का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है। जी सर एक क्वेश्चन है। सर आप कह रहे हैं आर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे हम ऑन द स्पॉट आर को चेंज कर सके, यानी कि रिट्रैक्टेबल ब्रेड्स कोई टाइप के हो ऐसे जो स्मार्ट? बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी और स्ट्रक्चर बहुत हैवी हो जाएगा। वैसे पॉसिबल तो है ना सर? पॉसिबल है, बहुत लो स्केल पे, लाइक स्मॉल स्केल पे पॉसिबल है, हाई स्केल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका आसान तरीका जब अवेलेबल है तो फिर इतने कॉस्ट इन्वॉल्व में क्यों जा रहे हो, कॉस्ट क्यों जाया कर रहे हो।
नहीं नहीं, ऐसे ही सर पूछ रहा था। वो तो पता है सर, आप कर बहुत सकते महंगा हो, लेकिन पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप आपके पास पूरे दिन में क्योंकि आपका जो ब्लेड्स हैं वो उसकी लेंथ इंक्रीज होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी पूरे दिन में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो उसके लिए आपको फिर अलग से एक मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जिसको सप्लाई देनी पड़ेगी आपको। मीन्स जो पावर एक्सट्रैक्ट करोगे उससे ज्यादा उसको आप सप्लाई देना शुरू कर दोगे सेंसर्स को। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। अब देखो, अब हमें करना है इसको कांस्टेंट, हमें बेसिकली इसको एक ऑप्टिमम स्पीड के दौरान लेके चलना है। तो उसका मतलब है इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो उसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो अगर ये चेंज हो रहा है तो बेसिकली आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ताकि ये एक कांस्टेंट की फॉर्म में रहे। ये ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो इसका मेंटेन रहे। ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो को मेंटेन करने के लिए फिर हम करते हैं, हम ओमेगा को चेंज करते हैं। हम बेसिकली जो रोटेशनल स्पीड है, एंगुलर स्पीड है ब्लेड की, उसको हम चेंज करते रहते हैं ताकि हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट रहे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोड अप्लाई करते हैं या फिर हम ब्रेक लगा रहे होते हैं। हम नॉर्मली ब्रेकिंग करके लेमडा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू को चेंज करते हैं और उसके अगेंस्ट में हमारे पास लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट रेंज में चल रही होती है ताकि हमारा ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो पे चलती रहे। लेकिन जो अगर टिप स्पीड रेशियो वो वैसे डिपेंड कर रहा था कि ब्लेड्स कितने हैं। अब मसला कि ब्लेड भी तो है हमारे पास। अब ब्लेड अगर आपके पास एक ब्लेड है, दो ब्लेड है, तीन ब्लेड है, चार ब्लेड है, तो उसके अगेंस्ट में भी आपके पास टिप स्पीड रेशियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि पावर आउटपुट नंबर ऑफ ब्लेड्स पे भी डिपेंड कर रही होती है। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक विंड है, इसकी स्पीड आपके पास नजर आ रही है 15 मीटर पर सेकंड की। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक विंड ब्लो कर रही है। ब्लेड रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर का। अब ये रेडियस दिया हुआ है, ऑलरेडी आर दिया हुआ है, और रोटेटिंग एट वन रोटेशन पर सेकंड। तो इसका टीएसआर क्या होगा? तो टीएसआर आपको सिंपल क्या है, आर ओमेगा अपॉन वी। आर ओमेगा अपॉन वी, आपको आर पता है, आपको वी पता है, लेकिन आपको ओमेगा नहीं पता क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, ये रोटेशन पर सेकंड है। ये रोटेशन पर सेकंड मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी को आपको ओमेगा चाहिए, तो आपको ये बेसिकली ये पार्ट करना पड़ेगा कि ओमेगा इज सिंपली 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ के साथ आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे। आपको एफ पता है, तो आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, तो उसके बाद फिर इसमें फॉर्मूला यूज करके आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे जो कि आपको 4 आ रही है। अभी हमने टिप स्पीड रेशियो की बात नहीं की, हम सॉरी अभी हमने टिप स्पीड रेशियो की बात की है, ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो की बात नहीं की कि हमारा ऑप्टिमम कितना है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कोई लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है। लेकिन आपको अभी भी ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो का नहीं पता। ये एक और क्वेश्चन है, ये आपके पास एक मॉडल है सुजलान एस सॉरी या सुजलान S66/1250। ये मॉडल है, चाइना से शायद इनका मैन्युफैक्चरर था, उसका डेटा है। तो इसके अंदर से अब यहाँ जो डेटा दिया हुआ है, नॉर्मल डेटा इस फॉर्म में दिया जाता है। ये मॉडल 1.25 मेगावाट रेटेड पावर का है एट 12 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि अगर आपको 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी तो 1.25 मेगावाट जनरेट होगा। तो इसीलिए आपके पास ऑलरेडी रेटेड पावर दी हुई है, रेटेड पावर ऑलरेडी गिवन है इसमें, और रेटेड स्पीड के अगेंस्ट में। अब 12 मीटर पर सेकंड रेटेड विंड स्पीड दी हुई है। विंड टर्बाइन डिजाइन हैज अ रोटर डायमीटर ऑफ 66 मीटर। रोटर डायमीटर दिया हुआ है 66 मीटर का, तो आप रेडियस निकाल सकते हो, 33 हो जाएगा अगर जरूरत पड़े तो। साथ में आपको दिया हुआ है रोटेशनल स्पीड। अब जो रोटेशनल स्पीड दी हुई है मीन्स कि आप जो भी आपके पास विंड टर्बाइन है उसकी रोटेशनल स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हो। तो ये लिमिट इससे दे दी कि आप लोएस्ट लिमिट यहाँ तक लेके जा सकते हो और हाईएस्ट लिमिट यहाँ तक लेके जा सकते हो। ओमेगा की वैल्यू आप इस ओमेगा के दरमियान मूव कर सकते हो। आप कम कर सकते हो लोड अप्लाई करके, सॉरी लोड हटा के, और लोड अप्लाई करके इसकी वैल्यू को कम कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास ओमेगा की वैल्यू कंट्रोल करने की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट पता है। अब ये जो लिमिट है ये इन टर्म ऑफ आपको आरपीएम दी हुई है, तो आपको वैसे आरपीएम से पहले ओमेगा निकालना है। तो आप देखो तो आपके पास ये एफ है, तो 2 पाई एफ से आपने ओमेगा निकाल लिया। दोनों लिमिट्स निकाल ली, फर्स्ट फाइंड आउट किया 2 पाई एफ और दोबारा आपने फाइंड आउट किया 2 पाई एफ, तो आपका एक ओमेगा 1 आ गया, आपका एक ओमेगा 2 आ गया। दोनों का आंसर ये आ गया, एक का आंसर 1.46 आ जाएगा और एक आंसर आपका 2.18 आएगा। तो आपने एक बार 2 पाई F1/60 किया। अब 60 इसलिए कि ये आरपीएम है, पर मिनट है, पर सेकंड नहीं है। और सेकंड आपने 2 पाई F2/60 किया, तो आपके पास ये आपका सेकंड रेंज आ गई। तो आपके पास बेसिकली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 1.46 से लेकर 2.18 के दरमियान मूव कर सकेगी। आपको इसके दरमियान ही रखना है, 1.46 से लेकर 2.18 तक।
अब अगर ये 1.46 से लेकर 2.18 तक मूव कर रही है तो इसके अगेंस्ट में आपके पास लेमडा की वैल्यू क्या मिल सकती है? तो आप देखो तो आपके पास ये आर ओमेगा अपॉन बी है। आर आपको पता है, ओमेगा पता है, और बी भी पता है। अब ओमेगा की दो वैल्यू आपके पास, एक ओमेगा 1 है और एक आपका ओमेगा 2 है, और बी की वैल्यू आपको पता है। ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया, तो सब ऑलरेडी 33 से मल्टीप्लाई करते थे, आर ओमेगा आपको आ गया। तो एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई, तो आपको ये रेंज मिल गई। तो एक रेंज आपको मिल रही है 4 से लेकर 6 के दरमियान। अगर लेमडा की वैल्यू 4 से लेकर 6 के दरमियान मूव करेगी तो आपके पास ओमेगा 1.46 से लेकर 2.18 के दरमियान मूव करेगा। आप इतना एंगुलर वेलोसिटी को चेंज दे सकते हो। और उसके अगेंस्ट आपके पास जो टिप स्पीड रेशियो टीएसआर में चेंज आ रहा है वो आपका 4 से लेकर 6 के दरमियान आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि टर्बाइन कौन सी है, क्योंकि 4 से लेकर 6 के दरमियान टर्बाइन का नॉर्मली आपके पास मैक्सिमम या ऑप्टिमम टीएसआर मिल जाता है। कुछ केसेस में 8 पे जाना पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। यहाँ तक बात क्लियर है? बात क्लियर है? सर ये 4 to 6 वाली रेंज दोबारा बताइएगा जरा। वैसे आप देखो तो आपके पास एफ की वैल्यू दो दी हुई है। आपको एक एफ की वैल्यू दी हुई है 13.9 और एक आपको दी है 20.8। इसको अगर ना भी देखो तो आप सिंपल इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला 2 पाई F1 और 2 पाई F2, तो आपको एक ओमेगा 1 आ जाएगा, एक ओमेगा 2 आ जाएगा। तो ओमेगा 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, ओमेगा 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ जब लेमडा यूज करोगे आप आर ओमेगा 1 अपॉन वी आप एक सोल्व कर लो, और दूसरा आर ओमेगा 2 अपॉन वी निकालो तो आपको लेमडा 2 आ जाएगा। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, जो आपके पास 4 और 6 आ जाएंगी। यहाँ डायरेक्ट सोल्व हुआ है, इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन हो रही है। ये बीच में जो साइन डाला ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये बेसिकली नेगेटिव साइन नहीं है, ये रेंज शो करने के लिए यूज हुआ है। ये जो आपके पास ये निशान है, इवन यहाँ पर ये बेसिकली रेंज के लिए है, ना कि माइनस साइन है। तो माइनस साइन नहीं है, ये माइनस साइन नहीं है। तो आप इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, तो आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 फाइंड आउट करो, और यहाँ पुट करके आपने लेमडा 1 और लेमडा 2 निकाल लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 and 6। क्लियर है? जी सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हमें नंबर ऑफ ब्लेड्स को भी चेक करना है। नंबर ऑफ ब्लेड्स को भी चेक करना है, क्योंकि आपके पास टिप स्पीड रेशियो जो है वो नंबर ऑफ ब्लेड पे भी डिपेंड करेगा बेसिकली। तो आपके पास क्या करना है कि आपने टिप स्पीड रेशियो को इस तरह मेंटेन करना है कि आपके पास ब्लेड्स जो है वो ऑप्टिमम स्पीड पे रन करना शुरू कर दें, ताकि आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल जाए। नॉर्मली अगर वो 3 प्लेट की चेक करते हैं, 3 प्लेट का जो ऑप्टिमम टीएसआर है वो 4.18 के बराबर है। कहाँ से? नेक्स्ट स्लाइड से हम छोटी डेरिवेशन है वो करते हैं। तो 4.18 है 3 प्लेट का टीएसआर। आप खुद देख लो, आपका टीएसआर है 4.18। अगर मैं लास्ट वाले क्वेश्चन को कहता हूँ, 3 प्लेट था तो 4 से लेकर 6 के दरमियान मूव कर रहा था, तो 4.18 जो है वो इन बिटवीन है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, विंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप ओमेगा को चेंज करके आपने टीएसआर को मेंटेन रखना है। आपने टीएसआर को मेंटेन करना है 4.18 पे। तो आप 4.18 और दूसरी साइड आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है और आपको ओमेगा चेंज हो रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी के अगेंस्ट में, सॉरी टीएसआर के अगेंस्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या वेलोसिटी होनी चाहिए अगर आपको ओमेगा की वैल्यू इन बिटवीन जो रेंज दी है उसमें मूव कर रही होगी। तो अब ये मसला है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो ये बेसिकली छोटी सी डेरिवेशन है। अब देखो, जब ब्लेड्स हैं, विंड टरबाइन है, अगर मेरे पास 2 या 3 ब्लेड वाला टरबाइन लगा हुआ है, लेट्स सपोज 3 ब्लेड वाला लगा हुआ है, तो होता क्या है? सिंपल से टरबाइन है, टरबाइन मूव करेगा, एक ब्लेड जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा और नई जगह जाएगा, और जहां से जगह छोड़ी वहां पे दूसरा ब्लेड आ चुका होगा। अब नॉर्मली अगर 3 ब्लेड लगा रहे हो, 360 पे लगा रहे हो, तो अपने ब्लेड के दरमियान जो एंगल है वो 120 का आएगा। अब बेसिकली अगर पास अगर आपके पास एन ब्लेड है, मुझे नहीं पता कितने ब्लेड है, लेट्स सपोज एन ब्लेड है, वो एक भी हो सकता है और 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एन ब्लेड्स हैं, तो एक ब्लेड को मूव करके दूसरे ब्लेड पे आने पे कितना टाइम लगेगा? तो वो आपको सिंपल दिया हुआ है 2 पाई अपॉन एन ओमेगा। 2 पाई अपॉन एन ओमेगा। 2 पाई जो आपके पास है वो सिंपल, आप अगर अभी पिछला फॉर्मूला देखो, आपको ओमेगा क्या था? 2 पाई एफ था, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है। तो ये 2 पाई, आप यहाँ देखो 2 पाई अपॉन एन ओमेगा से आप टाइम निकाल सकते हो कि आपके पास एक प्लेट अपनी जगह छोड़ेगा तो दूसरा प्लेट वहां पे कितनी देर में पहुंचेगा, तो उसका टाइम सिंपल ये रहा।
टीएस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन ओमेगा। एक ब्लेड ने अपनी जगह छोड़नी है और दूसरा जो से बैक साइड में ब्लेड आ रहा है वो उस पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगा, वो इतनी देर में पहुंचेगा। उसका टाइम यहाँ आपको दिया हुआ है। तो इसलिए अगर देखो तो आपको दिया हुआ है द टाइम पीरियड फॉर द ब्लेड टू मूव टू इट्स प्रीडेसेसर पोजीशन इज गिवन बाय दिस वन। तो प्रीडेसेसर के तक पहुंचने के लिए इसको इतना टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो आपका जो एयर होती है वो भी मूव कर रही होती है। एयर जो है वो अपस्ट्रीम से मूव करती हुई ब्लेड को रोटेट करती हुई डाउनस्ट्रीम पे जा रही होती है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है और फिर वो अपने आप को मैनेज करती है, वो दोबारा अपने आप को रीगेन करती है, तो उसकी वेलोसिटी दोबारा वापस वही हो जाती है जो आपका इनिशियल प्रीस्ट्रीम वेलोसिटी थी। तो बेसिकली एयर को अपने आप को रीगेन करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम सिंपल ऐसे आएगा। आपको पता है वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो अगर आपको डिस्टेंस पता है कितने डिस्टेंस के बाद उसने अपने को रिगेन करना है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का रेशियो अगर आपको बस मिल जाए तो टाइम के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो टाइम है टी विंड जो है वो आपका सिंपल एस अपॉन वी के बराबर है। अब एस टी डब्ल्यू और टी एस की जो दो डिफरेंट टर्म्स आ गई यहाँ पे, इसकी बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास विंड टर्बाइन जो वो ऑप्टिमम टीएसआर पे ऑपरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर टी एस और टी ओमेगा की वैल्यू बराबर हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन नॉर्मली अगर आपका टी एस की वैल्यू टी ओमेगा से ज्यादा आ रही है, अगर टी एस की वैल्यू टी ओमेगा से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास विंड जो है वो जल्दी जल्दी पास हो रही है, वो स्ट्राइक नहीं कर रही, प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक नहीं कर रही। इसलिए लिखा हुआ है देन सम विंड इज अनअफेक्टेड। तो सारी की सारी विंड पे असर नहीं हो रहा, कुछ विंड पे असर हो रहा है। तो टीएस को टी डब्ल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर टी डब्ल्यू जो है वो टी से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है आपके पास वो ब्लेड एज अ डिस्क काम करना शुरू हो गया, मीन्स के ब्लेड काफी तेजी से मूव कर रहा है। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें ब्लेड को भी तेजी से मूव नहीं कराना। हमें ना तो ब्लेड को बहुत स्लो मूव कराना है, ना ही हमें ब्लेड को काफी तेज मूव कराना है। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें टीएस को और टी डब्ल्यू को बराबर रखना है। ये नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, आपको टी एस और टी डब्ल्यू को हमें बराबर रखना है मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए। मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए टी एस और टी डब्ल्यू है वो इक्वल रहेंगे। अब अगर ये इक्वल है तो आपके पास क्या होगा, टी एस की वैल्यू 2 पाई अपॉन एन ओमेगा है, अगर टी डब्ल्यू की वैल्यू एस अपॉन वी है, तो इसको रीअरेंज किया तो ये बस एन ओमेगा अपॉन वी जो है वो 2 पाई अपॉन एस आ गया, ये वैल्यू आ गई। या फिर इसको वही सिंप्लीफाई किया तो बस ऑप्टिमम रोटेशन स्पीड जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई वी अपॉन एन एस के बराबर हो जानी चाहिए, 2 पाई वी अपॉन एन एस। अब यहाँ पे जो बस ये ऑप्टिमम एंगुलर वेलोसिटी आ गई 2 पाई वी अपॉन एन एस। अब नॉर्मली हम एस की फॉर्म में बात नहीं करते कि विंड इतनी टाइम के बाद, सॉरी इतने लेंथ के बाद जाकर इसने रिगेन कर दिया। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, हम इसको इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक हम टिप स्पीड रेशियो को हमने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो हम टिप स्पीड रेशियो को चेक कर रहे हैं। अब देखो ये हमारे पास है ओमेगा, ये हमारे पास ओमेगा। अब अगर मैं ओमेगा से टिप स्पीड रेशियो निकालने की कोशिश करूँ तो ओमेगा क्या होगा, सॉरी लेम्डा क्या होगा, लेम्डा विल बी आर ओमेगा अपॉन बी। इसका मतलब भाई इस पूरी टर्म को आर अपॉन बी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसे आर अपॉन बी से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आर अपॉन बी आ जाएगा, तो बी और वे ये वाला बी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों वी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको इक्वेशन बनेगी 2 पाई आर अपॉन एन एस। ये देखो आपको 2 पाई आर अपॉन एन एस की इक्वेशन आ गई मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेमडा के लिए। और लेमडा आपके पास क्या है, ये सिंपल टी एस आर है। तो टी एस आर ऑप्टिमम जो होगा वो सिंपल 2 पाई आर अपॉन एन एस के बराबर होगा। अब यहाँ पे भी जो आपका आर अपॉन एस का रेशियो है इसको भी हमें चेंज करना है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव है कि आपका जो आर अपॉन एस का, सॉरी एस पर आर का जो रेशियो है वो 0.5 होना चाहिए। एस पर आर का जो रेशियो है वो 0.5 के इक्वल होना चाहिए, ताकि आपके पास ऑप्टिमम पावर मिल सके। तो अगर आपको एस पर आर का इज इक्वल टू हाफ, तो आपने सिंपल इसको रीअरेंज किया तो अगर जो ऑप्टिमम लेमडा वैल्यू आ रही है वो 4 पाई अपॉन एन आ रही है। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ दिखाई दी 4 पाई अपॉन एन। तो परफेक्ट ये ऑप्टिमम टिप स्पीड या टीएसआर जो है वो आपका 4 पाई अपॉन एन के बराबर होता है, 4 पाई अपॉन एन। और एन जो है वो नंबर ऑफ ब्लेड्स है, एन नंबर ऑफ ब्लेड्स है। अब यहाँ देखो आपका जो ऑप्टिमम टिप स्पीड रेशियो वो 4.18 के आसपास होना चाहिए।
तो यहाँ मैं n को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो टीएसआर की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो आंसर कुछ आएगा, 3 पुट करूंगा तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। तो इसी वजह से आप टीएसआर को चेक कर सकते हो पूरा टीएसआर कितना है मैक्सिमम या ऑप्टिमम। तो अगर आप देखो तो आपको यहाँ क्या डिफरेंट, अगर n2 रखा हुआ है तो मुझे जो ऑप्टिमम लेमडा मिलेगा वो 6.28 का मिलेगा। अगर 2 ब्लेड वाला टरबाइन है तो मुझे इस लेमडा के आसपास रोटेट करवाना है। अगर 3 ब्लेड वाला है तो मुझे इसके आसपास इसको रोटेट कराना है, मीन्स मुझे लेमडा की वैल्यू 4.19 को अचीव करना ही करना है। अगर m की वैल्यू 4 है तो आपके पास लेमडा की वैल्यू जो है वो मजीद कम होगा 3.14, जो कि पाई की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो आपको लेमडा की वैल्यू को मेंटेन करवाना है। अब नॉर्मली जब आप बात करते हैं टिप स्पीड रेशियो की तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें जितना हाई टिप स्पीड रेशियो होगा उतना हमारे लिए आसानी होगी। बेसिकली आपका जो हाईएस्ट जो हाई टिप स्पीड रेशियो होता है वो एक डिजायरेबल फीचर है, लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम ये होती है जब आपके पास हाई टिप स्पीड रेशियो है तो फिर आपको रोटेशन स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेंज ज्यादा चाहिए। इसके अलावा जब आप रोटर को रोटर की रोटेशन को या बेसिकली रोटेशन जब होती है वो 80 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रोटेट कर रही होती है तो फिर उसको स्टॉप करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें अरोजन के चांसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, अरोजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर नॉर्मली 80 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चल रहा है। इसके अंदर मजीद कुछ चीजें मेंशन है जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है आपके पास वाइब्रेशन के इश्यूज इसमें स्टार्ट हो सकते हैं सिंगल ब्लेड में, टू एक्सिस में, टू ब्लेड के अंदर। इसके अलावा एफिशिएंसी जो है वो ड्रैग और टिप लॉसेस की वजह से, इसमें और भी बहुत से लॉसेस हैं जिसके अंदर वर्लपुल लॉसेस वगैरह है, तो डिफरेंट लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी भी ड्रॉप हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप एक्सेसिव रोटर स्पीड वुड लीड टू अ रनअवे टरबाइन लुकिंग लीडिंग टू इट्स कैटास्ट्रोफिक फेलियर, तो आपको स्ट्रक्चर लोडिंग में भी इशू आ सकता है। नॉर्मली आपको करना क्या, आपको जो लेमडा की वैल्यू है ये टिप स्पीड जो है वो आपको 80 से कम कम रखनी है। सो यहाँ बात हो रही है कि टिप स्पीड रेशियो इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दी नंबर ऑफ ब्लेड एज वेल, नंबर ऑफ ब्लेड्स पे भी ये डिपेंड कर रहा है। अब नंबर ऑफ ब्लेड्स में अगर आप देखो तो आपके पास जितना अच्छा एयरफॉल शेप होगा उतने अच्छे आपको पास पीएसआर मिलेगा, लेकिन साथ आपको नंबर ऑफ ब्लेड्स एक या दो ब्लेड्स पे काम नहीं चलेगा, 3 पे काम चल रहा है, ऐसा चल रहा है जो काम हो रहा है वो 3 ब्लेड्स पे हो रहा है। अब मार्केट में आपको 2 ब्लेड भी मिल जाएंगे, 1 ब्लेड भी मिल जाएगा, इवन आजकल नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें आपके पास ब्लेडलेस भी है, मींस के सिंपल एक पोल सा खड़ा हुआ है और वो वाइब्रेट करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेट करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा ये टिप स्पीड रेशियो अगर देखो तो आपका ये ग्राफ, इसका ग्राफ हम पहले भी बता चुके हैं, टिप स्पीड रेशियो की बेस पे सीपी की वैल्यू चेंज होती है, तो टिप स्पीड रेशियो है इस स्पीड पे आपको मैक्सिमम सीपी मिल रहा होगा, तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको इस सीपी को सॉरी आपको इस टीएसआर को मेंटेन करना है, इस टीएसआर को आपको मेंटेन करना है ताकि आपको बस ऑप्टिमम सीपी की वैल्यू आ जाए और फिर आपको ऑप्टिमम मैक्सिमम जो है पावर एक्सप्रेशन हो पाए। इस तरह ग्राफ ये पहले भी दिखाया हुआ है, इस वाले केस में जो ऑप्टिमम है वो 8 के ऊपर है। तो बेसिकली टीएसआर और सीपी जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, नॉर्मली सीपी जो है वो टीएसआर पे डिपेंडेंट है और वो चेंज हो रही होती है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सीपी की वैल्यू ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पास टीएसआर और सीपी का रिलेशनशिप है ये वाला भी। अच्छा यहाँ 2-3 स्लाइड्स हैं इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप क्या कर रहा हूँ, खुद अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ये लॉसेज हैं कि लॉसेज कौन कौन से हो सकते हैं, एयरफॉइल लॉसेज हैं आपके पास, वर्लपूल लॉसेज है। वापस यहाँ पे आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है 40 मीटर 3 ब्लेडेड wind turbine produces 600 किलोवाट at wind speed of 14 मीटर पर सेकंड। तो पावर दी हुई है 40 मीटर, हाइट दी हुई है 14 मीटर पर सेकंड की, वेलोसिटी दी हुई है, एयर डेंसिटी इज गिवन व्हिच इज 1.225। अंडर दिस कंडीशन at what rpm does the rotor turn when it operates with a tsr of 4। अब देखो टीएसआर गिवन है और आपको कहा ओमेगा की वैल्यू चेक करो आरपीएम की फॉर्म में, ओमेगा की वैल्यू चेक करो आरपीएम की फॉर्म में और टीएसआर की वैल्यू आपको दे दी है। अब टीएसआर क्या होता है आपके पास आर ओमेगा अपॉन बी, आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, यहाँ पता है 40 मीटर का हाफ 20 हो गया। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास कहीं दी हुई है नहीं दी हुई,
अपॉन वी, वी की वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको TSR 4 को मेंटेन करना है, तो आप उसके हिसाब से आप अपना ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है। तो TSR डिवाइड बाय पाई डी, ऐसे ये पूरा सॉल्व होने के बाद आंसर आपका 26.7 आ जाएगा। तो सिंपल लेमडा इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन वी। आर की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपके पास जो टोटल वैल्यू जहाँ आपको निकाल रहे हो वो ऑलरेडी पता है क्वेश्चन कैसे है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 26.7। देन आपके पास है व्हाट इज द टिप स्पीड ऑफ द रोटर, टिप स्पीड रेशियो, अगर आपको ये पता है, आरपीएम पता है, और तो आप टिप स्पीड रेशियो निकाल लो दोबारा। तो ये आपका आरपीएम टाइम्स पूरा इसकी कैलकुलेशन है जो आपने फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया, और फिर आपने इसको टिप स्पीड रेशियो निकाली 55.9, 55.9 आपके पास टिप स्पीड रेशियो आ चुका है। देन आपके पास है कि अगर आपका जनरेटर नीड्स टू टर्न एट 1800 आरपीएम, अभी जो आरपीएम दिखाए हैं वापस ने तकरीबन 28-29 के करीब, लेकिन जनरेटर को रन करना है 1800 पे, मतलब आपको बेसिकली स्टेप अप करना पड़ेगा, आपको बीच में गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा ताकि आप गियर रेशियो को इंक्रीज कर सको। तो आपको तकरीबन 2830 से लेकर 1800 लेके जाना है, तो आपके पास क्या रेशो होगा? रेशो सिंपल, आप क्या करो, 1800 को जो भी आपका आंसर आ रहा है 27 का उसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ रहा है 67.4। तो आपको 67.4 का गियर रेशियो कम से कम चाहिए ताकि आपके पास 1800 रोटेशन मिल पाए, आरपीएम आपका 1800 हो जाए। और वो कब होगा? जब आपके पास गियर रेशियो जो है वो 67.4 का होगा। देन आपके पास पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ रो ए बी क्यू, वहां से आपने पावर निकाल ली, और फिर ओवरऑल एफिशिएंसी भी आपने निकाल ली। आपके पास टोटल एफिशिएंसी जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, और आपके पास यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो आपने टोटल पावर्स को सॉल्व करके ओवरऑल एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर ली कि ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है? आपको दोबारा ओमेगा निकालना है, टिप स्पीड रेशियो निकालना है, और आपके पास टोटल टिप स्पीड बी की वैल्यू निकालनी है। ये आप दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। एक बार देखने अगर इसका कोई इशू है तो बता दें, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई इशू है इसमें? कर लेंगे। सर बस फॉर्मूला पता होने चाहिए ना। हमने तो आपको पता है ना, बी लैम्डा इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन बी, और दूसरा बस पावर का फॉर्मूला है बस, और ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये तीन चार जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला ही नहीं है इसमें। प्लीज इसको एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, विंड टर्बाइन के साथ एक इशू ये आता है कि आपका विंड टर्बाइन जहाँ इंस्टॉल होती है वहां पे नॉइज जनरेट हो रही होती है, और नॉइज जो है अच्छी खासी होती है, अराउंड 70 to 70 dB की, जो एक अच्छी नॉइज है, काफी हाई नॉइज है। तो कंटिन्यूस आपको इतनी 60 to 70 dB की नॉइज मिलना शुरू हो जाए, आपके पास कान खराब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से स्लाइड्स हैं, ये बेसिकली स्लाइड जो है इसको स्किप कर रहा हूँ, कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, एक स्लाइड ये वाली कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे पास जो विंड है, अब विंड का डेटा हमारे पास पूरे हमने 15-20 साल का डेटा चेक करते हैं, और फिर हम कोई साइट को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन स्टिल जब आप उसकी साइट को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एस्टिमेट जरूर करते हो कि आपके पास पूरे साल में कितनी पावर आ जाएगी। तो नॉर्मल केसेस में आपके पास यहाँ पे जो विंड के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते हैं वो दो हैं, एक रेले है और एक आपके पास है वेबल वेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपके पास है रेले स्टेटिस्टिक डेटा इक्वेशंस। तो अगर आप रेले की बात करते हैं, तो रेले के अंदर आपके पास क्या है कि आपका जो इक्वेशन है पी इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब। तो रेले ने पूरी क्वेश्चन करने के कहा था कि नहीं, अगर आप पावर को एवरेज फॉर्म में लेके कोशिश कर निकालने की कोशिश करो, तो इस जो हाफ रो ए वी क्यूब है इसको 6 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 6 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है? आपके पास एक एनोमीटर है, इट इज माउंटेड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अल्फा की वैल्यू पता है आपको, विंड स्पीड की वैल्यू पता है। अज्यूमिंग रेले स्टैटिस्टिक, आपको रेले स्टैटिस्टिक यूज करनी है। कंडीशन आपका नॉर्मल है, तो डेंसिटी की वैल्यू आपको 1.225 हो गई। एस्टिमेट द एवरेज विंड पावर, एवरेज विंड पावर निकालिए वाट पर मीटर स्क्वायर एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर, एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर। सबसे पहले आपने न्यू हाइट निकालनी है, इस न्यू हाइट के ऊपर 80 अपॉन दिस वन के ऊपर आपने न्यू वेलोसिटी निकालनी है, और इस वेलोसिटी को हाफ रो ए वी क्यूब में एरिया को हटा देना है, तो आपका हाफ रो वी क्यूब के साथ आपको सॉल्व करना है।
लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना 6/π से, रिले की वजह से आपको 6/π से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको 644 वाट/मीटर स्क्वायर के आंसर आ रहा है। और ये अगर जब पावर आ गई तो पावर को अपने टाइम से मल्टीप्लाई करके आपने एरिया एनर्जी भी निकालनी है पूरे साल की। तो पूरे साल के आपके जो टाइम्स होता है वो 8760 आवर्स होते हैं। तो उसको सिंपल पावर को एरिया से मल्टीप्लाई करके टाइम से मल्टीप्लाई करके अपने एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ से एनर्जी आ गई पूरे साल की इतनी। अब अगर आपके पास एनर्जी है कि पूरे साल की एनर्जी कितनी है, तो इस एनर्जी को अगर मैं इस वाली एनर्जी को अगर मैं कंप्लीट जो मेरे पास रेटिंग है जो आपको ऑलरेडी दी हुई है 1300 किलो वाट का जनरेटर है जो यहाँ दिया हुआ है, 1300 किलो वाट का विंड टर्बाइन है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरे पास इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है और मैं इस टर्बाइन को यूज कर रहा हूँ किलो वाट को, फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा किलो वाट आवर की फॉर्म में। तो ये आपको इसको हम कहते हैं CF, कैपेसिटी फैक्टर, कि आपको कितने परसेंट कैपेसिटी फैक्टर भी एक तरह की एफिशिएंसी है, कितने परसेंट फुल लोड पे या मैक्सिमम लोड पे ही चल रहा है। तो ये आपको 0.42 आ गया। बात क्लियर है? इज दिस फाइन? यस सर, यस सर। ओके, इसके बाद आपके पास है रोटर सॉलिडिटी। रेले हो गया। रेले के बाद आपके पास रोटर सॉलिडिटी। रोटर सॉलिडिटी को हमने हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था। रोटर सॉलिडिटी मीन्स के पास जो रोटर है वो कितना हैवी होना चाहिए, अगेन कितना ब्लेड का साइज क्या होना चाहिए। नॉर्मली अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास एक दो ब्लेड लगे हुए हैं, अगर एक ब्लेड लगा हुआ है तो आपका जो बाकी एरिया है उसमें से आपको एयर जो गैस हिट किए पास हो जाएगी। और अगर आपने ब्लेड्स बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं तो एयर मैक्सिमम जो है वही स्टॉप होने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ ब्लेड्स बहुत ज्यादा है तो आपको फिर हाई टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। हाई टॉर्क पे यहाँ रिक्वायर्ड होगा और लो स्पीड पे रन करेगा। लेकिन अगर आपके पास ब्लेड कम है और उनकी सॉलिडिटी कम है 0.1 से, तो फिर आपके पास हाई स्पीड तो मिल जाएगी लेकिन लो टॉर्क मिल रहा होगा। ये बहुत तेजी से घूम रहा होगा लेकिन लो टॉर्क के साथ। तो सॉलिडिटी को डिफाइन कैसे करना है? सॉलिडिटी सिंपली ब्लेड का एरिया, जितने ब्लेड्स हैं सबका कंबाइन एरिया डिवाइड बाय ये पूरा स्वेप्ट एरिया जो ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर में नजर आ रहा है, जो पूरा एरिया 5/4 का, उस एरिया को दोनों को डिवाइड कर दो तो अगर सॉलिडिटी का आंसर आ जाएगा। अगर सॉलिडिटी की 0.1 से वैल्यू कम आ रही है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको 0.1 से ज्यादा होनी चाहिए और 0.85 से कम होनी चाहिए। ये स्लाइड में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये भी दिखा दूंगा। अच्छा, ये दो तीन स्लाइड है, खुद देख लीजिएगा। अब एक दो क्वेश्चन है वो आपको दिखाना है, उसके बाद इवेंट वाला पोर्शन जो है ये खत्म हो गया। इवेंट वाला पोर्शन जो है ये खत्म हो चुका है। आपको ये चीज नजर आ रही है? ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? यस सर, हाँ, यस सर, नजर आ रहा ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अब पहले पढ़ो, इसका आंसर आज ही क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ उसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन 2A 6 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन करने के 30 मिनट मिलते हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 15 मिनट को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले 5-6 मिनट लगा के सोच लेना कि क्वेश्चन है क्या। तो मुझे कोई बताएगा कि क्वेश्चन है क्या, कैसे सॉल्व करना है? सर हमें ये बताना है कि कौन से टरबाइन से ज्यादा पावर जनरेट हो रही है। माइक चलो सही है। तो कौन से वाले से हो रही है, A से B से? सर जिसकी ब्लेड ज्यादा होंगी और मेरे हिसाब से जिसकी ब्लेड ज्यादा होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लेड ज्यादा होने से तो कुछ नहीं होगा। और स्वेप्ट एरिया इज 9 टाइम्स द एंगल ब्लेड एरिया। सर ये बी वाला होगा। ऐसे तुक्के नहीं लगाओ ना, कोई
प्रूफ भी दिखाओ ये क्या होगा। क्योंकि सर देखिए एक चीज तो मुझे पता है कि जब ब्लेड्स नंबर ऑफ ब्लेड्स ज्यादा होती हैं तो वो टीएसएफ आपका है ना वो फिर कम हो जाता है। सही है ना। भाई नंबर ऑफ प्लेट टीएसआर ज्यादा आप होगा तो अगर नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा होगा तो टीएसआर आपको कम हो सॉलिडिटी भी तो जाएगा। बढ़ेगी। सॉलिडिटी भी तो बढ़ेगी। हाई टॉर्क चाहिए होगा लो सर स्पीड पे। सर मगर वो क्या कहते हैं फिर टीएसआर अगर ज्यादा होगा तो पावर लॉसेस भी ज्यादा होंगे इस तरह फिर तो। सबसे पहले एक चीज याद रखना, ये स्लाइड दिखाई थी कि कल लास्ट टाइम दिखाई थी, ये स्लाइड अभी भी दिखाई है लेकिन जहाँ पे मैंने तेजी में निकाली है ये वाली, ये वाली। हाँ अच्छा ये पावर दो टाइप जनरेशन के की लिए हम थी। 0.1 से कम का सॉलिडिटी यूज नहीं करते और 0.8 से ज्यादा की सॉलिडिटी यूज नहीं करते, याद रखना। इसके दरमियान इसकी सॉलिडिटी होनी चाहिए। और सॉलिडिटी का फॉर्मूला क्या है वो याद दिया हुआ है, Na/A। करना क्या है कि सिंपल इसकी सॉलिडिटी चेक करनी है इस क्वेश्चन की। इसकी सॉलिडिटी कितनी है, इसकी सॉलिडिटी कितनी है, इसकी सॉलिडिटी कैसे चेक करेंगे। एन पता है, Na/A। 6 मीटर का डायमीटर का रोटर है तो आप कैपिटल ए निकाल सकते हो पाई 4 टी स्क्वायर से। पाई 4 टी स्क्वायर से आप कैपिटल ए निकाल सकते हो। लेकिन साथ साथ आपको ऊपर स्मॉल ए चाहिए कि एक प्लेट का एरिया कितना है, तो नीचे दिया हुआ सिंगल प्लेट एरिया इज 10th ऑफ द टर्बाइन स्वेप्ट एरिया, जो आपको यहाँ आ जाएगा उसका 10th में इसके 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना तो आपको एक सिंगल टर्बाइन का एरिया मिल जाएगा। सिंगल टर्बाइन का एरिया पता है, टोटल एरिया पता है और आपको नंबर ऑफ प्लेट्स पता है, आपने इसकी सॉलिडिटी निकाल दी। सेम एक हम इसमें करना है, एक प्लेट 8 प्लेट पता है, एक प्लेट का एरिया पता है, दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल एरिया कितना है। The swept area is in 9 times than the single plate area. So 9 times of single plate area, जो 9 times this one, आपको टोटल एरिया पता चल जाएगा। जिससे आप सॉलिडिटी निकाल सकते हो। जैसे इसमें देखो, इसमें एन पता है, आपने आर निकाल लिया। स्विफ्ट एरिया जो सॉल्व करोगे तो आपको स्विफ्ट एरिया इतना आ जाएगा और इतना स्विफ्ट एरिया आ जाएगा, ब्लेड का एरिया इतना आ जाएगा। जिसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉलिडिटी जो 0.3 की आ गई, जो कि 0.1 से ज्यादा है। अगर 0.1 से ज्यादा है तो अच्छी बात है। और इस वाले केस में जो सॉलिडिटी है वो 0.889 आ जाएगी, जो कि 0.8 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो 0.8 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो वो हमारा फिजिबल नहीं है। 0.8 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए और 0.1 से छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें आपको 3 आ रही है, सॉरी 0.3 आ रही है। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को यूज करेंगे क्योंकि इसकी सॉलिडिटी 0.1 से ज्यादा है और 0.8 से कम है। तो आपको बेसिकली सॉलिडिटी निकालनी है। आपको देख लो कि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है लेकिन सोच लेना पहले है क्या। क्लियर है एक चीज। अभी एक क्वेश्चन ये, सेकंड एक और क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, एक और क्वेश्चन की पूछा हुआ था यहाँ पे, ये वाला। ये थ्योरी की फॉर्म में आपको आंसर देना है कि अगर आप रोटर टाइप चेंज कर रहे हो, अगर आप रोटर डायमीटर चेंज कर रहे हो या हाफ हाइट चेंज कर रहे हो तो इसका पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो सिंपल, अगर आप रोटर हाफ की हाइट चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की वजह से आपके पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। रोटर डायमीटर चेंज करें तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से अगेन पावर के उसमें अफेक्ट आएगा। तो ये चीजें आपको 6 नंबर के हिसाब से लिखनी है। थोड़ा बहुत डायग्राम कोशिश करेंगे, डायग्राम जरूर बनाओ। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो बेसिकली आपका ये विंड वाला पोर्शन है जो आपको करना है, ये विंड का पोर्शन आपको करना है। तो सॉलिडिटी वाली चीज याद होगा आपका, हमेशा सॉलिडिटी से चेक करते हैं और फिर उसको आगे मूव करते हुए फिर लेके चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अगर सॉलिडिटी फेल हो गई तो आगे नहीं जा पाएगा बंदा। ठीक है अभी तक। ठीक है। अच्छा यहाँ पे विंड का पोर्शन भी खत्म किया मैं, जहाँ पे भी थोड़ा तेज चलाया क्योंकि मुझे पता है लाइट चली जाएगी और लाइट चली गई तो उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे विंड का काम खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रो पावर और बायोमास। तो मैंने अभी थोड़ी देर में क्या, मैं अभी साथ साथ इसको अपलोड कर देता हूँ आपके पास। आज का लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ और एक मिनट वेट कीजिएगा, अजान हो रही है।
और स्टूडेंट्स कहाँ हो गए? आपका आज के लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज विंड वाला पोर्शन देख लीजिएगा। कोर्स आउटलाइन मसला है कि इसमें सोलर का पोर्शन बहुत ज्यादा था, बाकी पोर्शन बहुत ही कम है। तो विंड का पोर्शन और बायोमास और फिर हाइड्रो पावर, तीन टॉपिक थे। उसमें एक ही निकल गया, बाकी दो टॉपिक और हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तीन क्लास में पूरे हो जाएंगे। आज 13th वीक है, तो 14, 15 एंड 16 वीक में पूरे हो जाएंगे। अभी दो क्लासेस शॉर्ट हैं, तो दो क्लासेस मीन्स कि वो आप किसी भी वक्त में आपसे टेस्ट ले लूंगा। तो टेस्ट के लिए वो तो फिर मैं किसी वक्त ले लूंगा, तो वो क्लासेस अलग से काउंट कर लूंगा, तो आपकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। और कोर्स भी आपका अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में हो चुका है। आप क्योंकि थोड़ा तेज चलना पड़ा, लास्ट टाइम भी मेरा तेज चला था, अभी भी आज थोड़ी भी तेज चला है। अगर फिजिकल क्लास हो रही होती है तो फिजिकल क्लास में थोड़ा एडवांटेज ये होता है कि मुझे क्लास आराम से मैं लेंदी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको कहूँगा भाई इसको सॉल्व करो, और फिर आप सॉल्व करोगे और फिर आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट आंसर आपको बता दिए हैं, तो इसलिए क्लास काफी शॉर्ट आपको लगी होगी। फिर भी 8 बज रहे हैं, 8 बज के 5 मिनट हो चुके हैं। अगर किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले, वरना क्लास खत्म करते हैं आज। विंड का टॉपिक खत्म हो गया कोर्स आउटलाइन के हिसाब से। कोर्स आउटलाइन के हिसाब से विंड का टॉपिक इतना ही था। सर आपने अभी हाइड्रो वगैरह की भी डाल दी स्लाइड्स, अपलोड कर दी नहीं, मैंने वो? अभी मैंने बायोमास की डाली है, क्योंकि बायोमास की वीडियो पे काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, एक सवाल था। जी जी। कुछ डिसाइड हुआ कि पेपर्स ऑनलाइन होने या क्योंकि या ग्रेजुएशन वालों का बेफिक्र मैंने ऑनलाइन हो सुना या शायद। जो मर्जी हो, पेपर आपके बहुत अच्छे होंगे, बेफिक्र करो। रिन्यूएबल का तो अच्छा ही होगा, बाकी का मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि फिजिकल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सर अभी तो ग्रेजुएशन ये वालों का मैंने सुना है शायद ऑनलाइन हो रहा है हमारे। अंडरग्रेड के ऑनलाइन है। सर हमारे तो वही यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, वो ज्यादा सही नहीं? अच्छा है, यहाँ पे आप आराम से बैठे कर लोगे घर पे। सर इनको बुला लिया फिर अलग से, हाँ इनको बुला लिया अलग से यूनिवर्सिटी। हाँ, इसको बुला लेता हूँ फिर। सर किसकी बात कर रहे हैं मुझे भी पता है, मतलब तुम्हें बुला लेता हूँ उमर। सर क्या वाइवा के लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कह रहा कि एग्जाम जो क्लास में आके देना है, लिख के देगा वहाँ क्लास सर में। सर वो तो सर मैं भी है ना वो क्या कहते हैं, मगर सर एक फायदा होता है ना उधर क्लास में देने का, हमें टेस्ट का पता होता है, ओपन बुक आता है टेस्ट। नहीं ये तो वैसे तो इसमें मास्टर्स में तो ऐसा चक्कर नहीं है, बैचलर्स में होता है ना ये तो। बच्चे तो बैचलर का मास्टर का बच्चे तो तो कुछ नहीं, मास्टर का इंशाल्लाह हो जाएगा। मास्टर का तो आपके मास्टर बेसिकली प्रॉब्लम है कि मास्टर के इस कोर्स कंटेंट काफी खराब हुआ है। अच्छा प्लीज, सर आप अभी 13 वीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इसका फीडबैक अभी आपके पास आएगा। तो फीडबैक है कोर्स वाले पोर्शन में प्लीज कोर्स के बारे में जरूर लिखना है कि कोर्स के अंदर आपका सोलर का पोर्शन बहुत ज्यादा है, जबकि बाकी पोर्शन बहुत कम है। सर सर जी जी मेरे हिसाब से तो है ना कोर्स को है ना बिल्कुल ही रीफ्रेम कर देना चाहिए, यानी कि रीमॉडिफाई करना चाहिए। जी जी। क्योंकि क्योंकि सर वो आपने बताया ना कि ये ज्यादातर बैचलर से ही मिलता जुलता है। ऑलरेडी बाकी कोर्सेज है हमारा, पूरा सोलर का अपना कोर्स है, हमारा विंड का पूरा अपना कोर्स है। तो ये हाँ सर ये पूरा सोलर इंजीनियरिंग का है ना एक पूरा कोर्स होना चाहिए। नहीं यार, नहीं हो सकता। असल में रिन्यूएबल है ना, रिन्यूएबल में ही सब ये फॉल कर जाता है, तो वो अलग से स्पेशलाइजेशन हो, फिर वो आप पीएचडी करते हो या स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर लो तो वो अलग बात है। ये मेरे हिसाब से ना देखो, मास्टर्स वैसी स्पेशलाइजेशन ही है, सही है ना। तो किसी को मेरे हिसाब से ना एक अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब विंड टरबाइन्स और वो का भी अलग होना चाहिए। सर की क्या यार वो राय है? आपकी सर बात क्या आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, बट बात सारी ये है कि यहाँ पर आपको ये जो कोर्स डिजाइन कर रहे होते हैं, ये भी मतलब लोग काफी ज्यादा मिलके पूरा पैनल बैठता है जो कोर्स डिजाइन करता है ना, तो वो ये कुछ सोच समझ के ही करते होंगे, क्योंकि अगर आप सोलर में से मास्टर्स करने चले जाओगे तो फिर तो क्या क्या पढ़ोगे और सब्जेक्ट्स के अलावा, ये बताओ मुझे। वैसे तो ये तो सर से ज्यादा पूछना चाहिए कि उससे ज्यादा पढ़ा हुआ है। सर कहाँ गए? तो गायब ही हो गए, सर लाइट की चली लाइट गई। सर चली शॉर्ट गई। होगा भाई। सर पढ़ाएंगे या वैसे छुट्टी? उन्होंने तो क्लास खत्म कर दी ना यार। अच्छा यानी कि
सर वो रिकॉर्डिंग तो अभी क्या यार कर देंगे यार उमर 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 एक बात बताओ, ये अभी कौन सा जी। लेक्चर था ये तो बताओ। सर ने 14 वीक बोला है तो 14 लेक्चर होना चाहिए मेरे हिसाब से। टेस्ट कब है बस ये बता दो मुख्तसर करके, और असाइनमेंट कब तक सबमिट यार करा रहे हो आप लोग? यार देखो 2-3 हफ्ते है हमारे पास, फिर इसके बाद हमें जमा करवाना पड़ेगा। यार असल में मसला ये है, हमने 4 सब्जेक्ट उठाए हैं भाई, तो हमारी तो समझो टांगे छत से लगने वाला हिसाब हुआ हुआ है अभी ना, क्योंकि या बहुत मुझे बर्डन आ बोले गया है। आपने असाइनमेंट कर लिए तो जमा करा दो ना। यार नहीं कौन करना किसने यार। किया तो किसी ने भी नहीं है, सब लोग आखिर हफ्ते में ही करेंगे यार। यार मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास एक शीट पड़ी हो जो सोलर पार्ट डायग्राम है ना, वो मैंने असल में अच्छा अच्छा मैं अच्छा। तो सोच मैं तो सोच रहा हूँ मेपल में बना के ना सर को दिखाऊं। मेपल में ना बस इक्वेशन टाइप करो और डायरेक्ट ग्राफ बन जाता है यार बगैर मेरे पास एक्सेल एक्सेल में शीट बना। पड़ी हुई है असल में ना, यार मेरे पास एक्सेल जहाँ शीट तक पड़ी हुई है। असाइनमेंट का सवाल है ना, तो वो आप लास्ट वीक से पहले पहले जमा करा दें। और जो टेस्ट है वो भी मेरा ख्याल है उजैर साहब जो है एक वीक पहले तो आई थिंक बता ही देंगे कि यार अगर टेस्ट ऑनलाइन होना है ना तो फिर भाई यार ऑनलाइन एक दो बातें ऑनलाइन टेस्ट बड़े खतरनाक होते हैं। अभी हुआ था ना ऑपरेशंस रिसर्च का, ऐसी की तैसी हो गई थी, सही बताऊं। अच्छा सर